प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में मैं संजय मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शाम के 8 बज चुके हैं और इस समय हम लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे रचना अनुवाद कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और यह पुस्तक मित्रों डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी गुरु जी द्वारा लिखित है। इसी का हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना नोट्स लेकर के, अपनी पुस्तक लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और यह अध्ययन मित्रों हम लोग एकदम शून्य लेवल से लेकर के, अर्थात जीरो लेवल से लेकर के, यह जो हमारे भी छात्र छात्रा 9, 10, 11, 12 इत्यादि में पढ़ते होंगे उस लेवल से लेकर के हम लोग यूपी एलटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी या अन्य भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके हाई लेवल तक सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन क्रमशः कर रहे हैं। एक दिन में हम लोग एक अभ्यास अध्ययन करते हैं, अगले दिन फिर हम लोग पुनः उसका अभ्यास कार्य दिया रहता है वह हल करते हैं। तो हम लोग पिछली कक्षा तक अभ्यास 2 का व्याख्यान और उसका हम लोग गृह कार्य भी जो अभ्यास कार्य है वह भी कर चुके हैं। अब आज हम लोगों के अध्ययन की बारी है इस अभ्यास 3 से। तो चलिए आप सभी लोग मित्रों अपनी पुस्तक ले लीजिएगा और अपना नोट्स भी ले लीजिएगा। मैं आप लोगों से यह एक प्रकार से मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि मित्रों मैं आप लोगों को यह रचना अनुवाद कौमुदी 60 अभ्यास तक पढ़ाऊंगा क्रमशः। इसी तरह से लगेंगे कुछ समय तो लगेंगे अध्ययन करने में, लेकिन पूर्ण हम कराएंगे। और आप लोग एक इसके लिए अलग से ही नोट्स तैयार कर लीजिए, जिसमें इसको पढ़ते हैं तो मान लेते हैं तो पुस्तक में दिया हुआ ही है, इस साइड पर ये तो दिया हुआ ही है, लेकिन इसके जो इस साइड में मित्रों जो ये अभ्यास कार्य दिए हुए हैं, इन अभ्यास कार्य का आप लोग क्रमशः इसका संस्कृत में जो हम बताते हैं उसको भी लिखते चलेंगे आप लोग। तो आप लोगों के पास इसका कंप्लीटेड नोट्स तैयार हो जाएगा, कभी भी पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग भी जब टीचर बन जाते हैं तो अपने छात्र छात्राओं को पढ़ा सकते हैं, किसी को भी। तो चलिए मित्रों हम लोग प्रारंभ करते हैं अभ्यास 3 का। तो इस अभ्यास 3 में भी मित्रों हम लोगों ने देखा था इस अभ्यास 3 में हम लोगों ने जैसा कि पीछे ही देखा था, हमने कहा था आप सभी लोगों से कि हर अभ्यास में यह 25 नए शब्दकोश नए जुड़ते जाते हैं। तो 2 अभ्यास हम लोग अध्ययन कर चुके हैं 50 और यह फिर से प्लस हो गया 25, टोटल हो गए 75। तो आज हम लोग इन 50 को छोड़ करके नए 25 शब्दकोशों को इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले क विभाग को देखते हैं। क विभाग में सर्वनाम दिया हुआ है और हम सभी लोग जान रहे हैं मित्रों कि हम लोग अभ्यास 1 में जो अध्ययन किए थे वह सह या वह दोनों का किए थे। अभ्यास 2 में जो अध्ययन किए थे मित्रों हम लोग तुम दोनों सबका इन सर्वनाम का अध्ययन किए थे। और अब अभ्यास यह 3 आ गया है, तो इसमें मित्रों हम लोग किसका अध्ययन किया जाएगा? अहम अर्थात मैं, आवाम मने हम दोनों, वयम मने हम सब। यह क्या हो गया मित्रों? सर्वनाम हो गए। 3 इसमें सर्वनाम हो गए। अब आगे से संज्ञा शुरू हो जाता है रमा, लक्ष्मी, रमा मने अर्थात लक्ष्मी, बाला मने लड़की। अब इस पर भी ध्यान दे लेंगे मित्रों हम लोग कि हम लोग इसके अभ्यास 1 में याद रहे कि पुल्लिंग शब्दों के बारे में अध्ययन किए थे, पुल्लिंग का ही प्रायः सब थे। और हम लोग दूसरे अभ्यास में इसको नपुंसक लिंग के बारे में शब्दों को अध्ययन किए थे, उनके शब्द रूपों को देखे थे। अब यह तीसरा अभ्यास है मित्रों। तो इस तीसरे अभ्यास में हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों को और इनके शब्द रूपों को देखेंगे। इस प्रकार से क्रमशः एक एक लिंग और एक एक पुरुष को बना करके बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इसको डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी गुरु जी ने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब है बाला मने लड़की हो गया, कन्या मने भी लड़की, हम बाला का भी प्रयोग कर सकते हैं, कन्या का भी कर सकते हैं। लता मने तो लता, कथा मने कथा या कहानी, क्रीड़ा मने खेल, पाठशाला मने पाठशाला, विद्या मने विद्या। यह 11 वर्ण क्या हो गए मित्रों हम लोगों के संज्ञा।
ठीक है, ये संज्ञा हो गया। और जो ऊपर 3 दिए हुए थे मित्रों, ये 3 जो दिए हुए हैं अहम आवाम एवं तक, ये क्या हो गया हम लोगों का सर्वनाम हो गया। ये हो गया हम लोगों का सर्वनाम। अब आगे देख लेते हैं। ख विभाग में सारा का सारा धातु रूप मिलेगा हम लोगों को। दृश्य अर्थात देखना, स्था अर्थात रुकना, सद मने बैठना, पा अर्थात पीना, घ्रा अर्थात सुनना, स्मृति अर्थात स्मरण करना, जी अर्थात जीतना, ग। अब ये हो गया 7 कितनी हो गई मित्रों, इसमें धातुएं हो गई। अब ग विभाग में क्या है, अव्यय। बड़ा महत्वपूर्ण अव्यय यहाँ पर दिए हुए हैं मित्रों। हम लोगों को इनका प्रयोग प्रायः संस्कृत बोलते वक्त या लिखते वक्त इसका प्रायः आवश्यकता पड़ती है। इतः मने यहाँ से, ठीक है, हम कह देंगे यहाँ से जाओ, ठीक, तो यहाँ से के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं मित्रों, इतः। ततः मने वहाँ से, यतः मने जहाँ से, कुतः मने कहाँ से। पिछले अभ्यास में देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, यत्र तत्र कुत्र कदा अधुना, ये सब अध्ययन कर चुका। अब कहाँ से, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से, इन सब का है मित्रों। तो हम लोगों को बस ततः लिख देंगे, उसका अर्थ हो गया वहाँ से, यतः लिख देंगे, इसका अर्थ हो गया जहाँ से, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं इसके लिए। हम लोग यत्र याद किए हुए हैं। यत्र मने क्या होता है, जहाँ, यत्र मने जहाँ। अब बस हम लोगों को यतः लगा देना है, हो जाएगा जहाँ से। कुत्र अर्थात क्या हो जाता है मित्रों, कहाँ। कुत्र मने कहाँ, कुतः लगा देंगे कहाँ से। तत्र मने वहाँ, ततः लगा देंगे वहाँ से, है ना। इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। किम मने क्या, कथम मने क्यों या कैसे। हम कह देंगे तुम क्यों पढ़ रहे हो, तब क्यों करेंगे मित्रों, तो कथम का प्रयोग। अगर क्या करते तुम क्या पढ़ रहे हो, तो किम का प्रयोग। न मने नहीं। ये 7 कितने हो गए मित्र हम लोगों के अव्यय। अब आप लोग जोड़ लेंगे तो 25 शब्द आ जाएंगे, ठीक। 7 यहाँ पर और जो है कि 7 यहाँ पे, 7 7 14, ठीक, और 14 11 कितना हो जाएगा, जो है कि ये तो यही हो जाएंगे। 7 7 14, 10 24, 24 1 25, ठीक है, हाँ तो हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते मित्रों इसको, इसका जो है कि रूप कैसे चलेंगे। कुछ जैसे कि देखिए है रमा। रमा हमारा क्या स्त्रीलिंग है, तो रमा से लेकर के विद्या, इस डैश का अर्थ क्या हुआ, विद्या तक। तो यहां पर मित्रों हम लोग इस लाइन को ध्यान दे ले कि यहां रमा से लेकर के, इस रमा से लेकर के यहां विद्या तक जितना भी दिया हुआ है, ये सब के रूप रमा के समान ही चलेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रख लेना है, रमा के समान ही वो सब चलेंगे। रमावत अर्थात रमा के समान। अब दृश्य धातु का, दृश्य धातु से लेकर के जी धातु तक मित्रों सब रूप, यानी कि 7 धातुएं हम लोगों ने पढ़ी थी इसमें। तो दृश्य धातु से लेकर के जी धातु तक जितने भी धातु रूप है सब भवति के समान चलेंगे, अर्थात भवति भवतः, भवन्ति, पश्यति पश्यतः, पश्यन्ति। जो इसमें परिवर्तन आएंगे मित्रों वह नीचे हम लोगों को मिलेगा। तो अभी हम लोग उसको नीचे देख लेंगे। देखिए स्था का तिष्ठति कैसे चलेगा रूप, वह नीचे मिलेगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार से चलेगा जैसे कि भवति का चलता है, पठति का चलता है, ठीक उसी प्रकार से। अब रमा के लिए यहाँ पर यह थोड़ा दिए हुए हैं मित्रों की रमा रमे रमाह प्रथमा कर्ता, ठीक। रमाम रमे रमाह द्वितीया कर्म। चूंकि हम लोग अभी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का ही अध्ययन कर रहे हैं, इनका इधर संक्षिप्त रूप दिया हुआ है आ ए आह। चूंकि स्त्रीलिंग में है मित्रों तो रमा रमे रमाह, रमाह, तो आ ए आह हो गया, कोई समस्या नहीं है। ओ तो खैर दिया हुआ है। और इसी का क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में आम ए आह, ये हो गया द्वितीय विभक्ति में इसका संक्षिप्त रूप। ताकि यह इसलिए लिखे हुए मित्रों कपिल देव द्विवेदी गुरु जी ने कि ताकि अब इसके बाद जैसे विद्या का चलाना है तो विद्या विद्ये विद्या हम चला सके संक्षिप्त रूप में। लता का चलाना है तो लता लते लता, हम इस तरीके से कर सके, ठीक। तो इसी प्रकार से हम इसका संक्षिप्त रूप बना करके चला सकते हैं शब्द रूपों को। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए दिया हुआ है
नीचे बाला आदि के रूप संक्षिप्त रूप लगाकर बनाइए। जैसे बाला, बाले, बालाह, बालम, बाले, बाला आदि। ये सब तो सभी सामान्य सी बातें हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। आगे कुछ नई चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए 1-2 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि हम आप लोगों को कहते रहते हैं कि हमारी कक्षा का, यद्यपि आप लोग पहले भी यह अध्ययन कर चुके होंगे रचना अनुवाद कौमुदी, लेकिन मेरे साथ अध्ययन कर लेंगे तो थोड़ा बहुत, कि मेरे साथ क्या मित्रों, हम यही चीज़ें पढ़ाते हैं और यही रचना अनुवाद कौमुदी किसी से भी अन्य से भी पढ़ते हो। हमसे भी विद्वान लोगों से, हमसे भी कम, लेकिन हम किसी न किसी से मित्रों आप लोगों को 1-2 पॉइंट जरूर मिलेगा, क्योंकि सर्वम न जानाति, सभी लोग सभी चीज़ें नहीं जानता है। तो जब हम 2-3 लोगों से, गुरुओं से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे कुछ मिल जाता है, वहाँ पे कुछ मिल जाता है, वहाँ पे कुछ मिल जाता है, हम परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भू लट लकार उत्तम पुरुष का जैसे रूप चलता है, अब उत्तम पुरुष का ये अध्ययन करना है। जैसे कि अभ्यास 1 में मित्रों हम लोगों ने प्रथम पुरुष का अध्ययन किया था, अभ्यास 2 में हम लोगों ने मध्यम पुरुष का अध्ययन किया था, 3 में हम लोग उत्तम पुरुष का अध्ययन करेंगे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि भवामि, भवावह, भवामह, सिर्फ उत्तम पुरुष का इन्होंने रूप लिखा है। अब इसका संक्षिप्त रूप कैसे चलेगा, तो आमि, आवह, आमह अर्थात उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से अन्य भी उत्तम पुरुष में चलेगा, एक वचन में आमे, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह। तो ये तो सामान्य सी बातें हैं। हम लोग यहाँ पर चलते हैं, एक सूचना है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। सूचना क्या है? यही सूचना है जो रूप का है मित्रों, कि विशेष क्या इसमें कि लट, लोट, लंग और विधिलिंग में इन धातुओं के ये रूप होकर रूप चलते हैं। कौन सा रूप होकर के? याद रहे कि पहला लट में, दूसरा का लोट में, तीसरा लंग में, चौथा विधिलिंग में, इन धातुओं के यह रूप होकर के चलता है। कैसे? दृश्य का पश्यति। याद रहे इन्होंने लिट लकार नहीं कहा है, क्योंकि लिट लकार में रूप बदल जाता है। इसीलिए बड़ा ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से कपिल देव गुरु जी लिख रहे हैं क्या, कि पश्य, दृश्य का कैसे चलता है? दृश्यति, दृश्यता नहीं चलाना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इस प्रकार से रूप इसका चलेगा। परिवर्तन हुआ रूप में तो बता दिया इन्होंने। ठीक, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। स्था का स्थात, स्थाता, स्थान्ति या स्थायत, इस तरीके से नहीं चलेगा मित्रों। कैसे चलेगा? तिष्ठ, तिष्ठ हो जाता है, स्था को तिष्ठ हो जाता है, और फिर तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, इस प्रकार से इसका शब्द रूप चलेगा। सद को मित्रों क्या हो जाता है? सिद्ध, और फिर सीदति, सिद्धतः, सीदन्ति, सीदसि, सिद्धतः, सिदत, सिदामि, सिदावः, सिदामः, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। अब पा का क्या हो जाता है? पिब, पाती, पाता, पांति नहीं चला देना है हम लोगों को, इसका पा को पिब हो जाता है, इसलिए पीबत, पीबतः, पीबंति, इस प्रकार से रूप पिबामि, पिबावह, पिबामः, ऐसे चलेगा रूप। अघ्रा को मित्रों क्या हो जाता है? जिघ्र, इसलिए हम लोगों को घृति, घृतः, घ्रंति, घृसि, घृतः, घृत नहीं चला देना है, उसके पहले जी को लगा लेना है, नहीं तो घृति कर देंगे, ग्रा है तो घ्राति कर देंगे, घ्राति, घ्राता, घ्राति, घ्रांति नहीं, तो जिघ्रति, जिघ्रता, जिघ्रंति, इस प्रकार से रूप हम लोगों को जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः, इस प्रकार से हम लोगों को रूप इसका चलाना है। आगे देखते हैं। गम का गच्छ हो जाता है तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। बस इसमें एक चीजें बता दी है कि आगम, आगच्छ, आगच्छति, ठीक, इसमें कहते हैं आगम हो जाता है, आ का कर लेंगे आगम, यानी कि आगम का कैसे चलेगा हम लोगों का? आगम हो जाता है जब ये हमारा धातु, तो आगच्छ। अब गच्छ, गच्छ मने जाना, आगच्छ मने आना, सीधी सी बात हो गई। स्मृ का रूप कैसे चलेगा? स्मृ, स्मृ का स्मृति आदि और जी का जयति आदि। तो स्मृ का मित्रों थोड़ा सा हम लोगों का है अंतर, स्मृति और जी का जयत, इस प्रकार से रूप चलता है। तो हम लोगों ने इसमें इस कक्षा में देख लिया कि जो कुछ शब्द, जो कुछ धातु रूप है मित्रों, इनके रूप परिवर्तन होकर के चल रहे हैं इन 5 लकारों में। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं मित्रों वर्णमाला का।
किसका अध्ययन कर लेते हैं? वर्णमाला का। वर्णमाला में क्या है, इसमें कुछ हम लोग इस पर यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके चर्चा किया जाएगा मित्रों। वर्णमाला है, कोष्ठ में परिभाषिक नाम है, इन्हें शुद्ध स्मरण कर लें। ये सब तो है, चूँकि वो आप लोग है सामान्य सी बातें, जैसा कि हम आप लोगों से कहते रहते हैं कि वो तो मित्रों हम एक क्रम में चल रहे हैं तो बताना ही पड़ता है, अन्यथा जो टीजीटी पीजीटी लेवल के स्तर पर अगर तैयारी कर रहे हैं मित्रों आप लोग उसका, तो फिर ये सब बताने की पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता है नहीं। लेकिन अब एक क्रमबद्ध तरीके से चला जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो वो हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग कि वर्णमाला में कह रहे हैं कि स्वर, ह्रस्व स्वर कौन होते हैं और दीर्घ स्वर कौन होते हैं, प्लुत इन्होंने नहीं दिया है मित्रों। और मिश्रित स्वर कौन होते हैं, आप लोग कमेंट्स करके यह भी बताइए कि मिश्रित स्वर 4 हैं तो यह किसके किसके मिश्रण से बनता है। यह हम लोग चर्चा किया जाएगी, किसके किसके मिश्रण से बनता है। और ह्रस्व दीर्घ है तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। स्वर में क्या हो गया मित्रों, अ ई उ री और री, ये क्या हो गया हमारा ह्रस्व। और इन चारों का अ ई उ री, इन चारों का मित्रों क्या हो गया री। याद रहे, देखिए री में कैसे यहाँ पर डिफरेंट करके लिखा गया है। देख लीजिए कि जब हम छोटा री लिखते हैं मित्रों तो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, बस इसको एक बार तोड़ते हैं, ये छोटा री हो गया। लेकिन जब बड़ा री लिखना होता है तो हम लोग इसको 2 बार तोड़ देते हैं, यह बड़ा री हो जाता है। कई बार कई जगहों पर देखते हैं जब हम कक्षाओं में पढ़ाने जाते हैं 11-12 में बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उनको छोटा री बड़ा री के लिखने का इस वर्ण का ज्ञान ही नहीं है कि यह वर्ण कैसे लिखा जाता है, छोटा री और बड़ा री। ठीक, तो ये उन बच्चों के लिए है, बाकी हमारे जो गुरुवर लोग अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो ये बातें हो गई। तो आगे बढ़ते हम लोग, तो ये हो गए मित्रों स्वर अ ई उ री। लेकिन इन चारों का क्या होता है, दीर्घ भी होता है मित्रों, आ ई उ और री, इस प्रकार से इनका यह दीर्घ होता है। लेकिन री का मित्रों कोई भी दीर्घ नहीं होता, री ह्रस्व ही रहता है, इसका दीर्घ नहीं होता। ठीक, इसका जो है कि प्लुत हो जाता है, दीर्घ नहीं होता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए आई ओ और औ पर बढ़ते हैं। ठीक है, ए आई ओ औ पर बढ़ते हैं। और अब इसका हम लोग बात कर रहे थे मित्रों कि इसका जो है कि किन किन वर्णों के मेल से ए आई ओ औ बनता है। ठीक, यह भी परीक्षा के लिए प्रश्न है, किन किन वर्णों के लिए बनता है। तो हम समझते हैं ये सब तो हम लोग प्रायः जानते ही हैं, लेकिन चलिए मेरे साथ भी एक बार अध्ययन कर लीजिए इसको। बस इसको साइड में कर देंगे, हम लोगों का काम चल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए हम कहते हैं पहले क्या कर लिया जाए, अ या फिर आ। अब इसके बाद मित्रों हम लोग ए का देखते हैं, तो अ या आ के बाद अगर हमारा जो है अ और आ, इसको हम लोग मिश्रित कहते हैं। तो मिश्र का मतलब हो गया मित्रों 2 से बने हुए। इसके बाद हम लोग कह लें छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी, याद रखिएगा ये वाला हमारा चाहे अ के बाद ई आए तो भी, अ के बाद बड़ी ई आए तो भी, आ के बाद ई आए तो भी, और आ के बाद बड़ी ई आए तो भी। मित्रों क्या बनता हम लोगों का ए। यह हम लोगों का मिश्रित स्वर। ये क्या हो गया, मिश्रित स्वर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक, इसी प्रकार से मित्रों हम लोगों का ओ भी बन जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों का मिश्रित स्वर में ओ भी बन जाता है। अ या आ के बाद हमारा क्या आ जाता है, चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ है। ठीक, ये मिले चाहे इससे, चाहे यह मिले इससे, हमारा क्या बन जाता है ओ। इसलिए मित्रों हम लोग इसको क्या कहते हैं, बड़ा संयुक्त अक्षर कह लें चाहे मिश्रित स्वर कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी ने लिख दिया है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं,
संयुक्त मिश्रित स्वर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, थोड़ा व्यवधान आ गया था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिश्रित स्वर तो अब समझ ही लिए। मिश्रित स्वर अर्थात जब दो स्वर मिल करके बनते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसको देख लिया कि अ और ई मिलता है, ये दोनों स्वर मिलते हैं तो ए बन जाता है। उसी प्रकार से चारों, ये हो गया हम लोगों का मिश्रित स्वर। सरल सी बातें हैं, हम सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है व्यंजन वर्णों में चलते हैं हम लोग कि क ख ग घ अंग, ये सब मित्रों क्या कहे जाते हैं? क वर्ग। अगर हम क वर्ग कह देते हैं बस, तो ये पांचों अक्षरों का बोध हो जाता है। ट वर्ग कह देते हैं तो ट ठ ड ढ ढ़ का बोध हो जाता है। हम प वर्ग कह देते हैं तो प फ ब भ म का बोध हो जाता है। और हम जब च वर्ग कह देते हैं मित्रों, तो हम लोगों के च छ ज झ ञ का, और त वर्ग कह देते हैं तो त थ द ध न का, इनका बोध हो जाता है। राइट, इनको हम लोग मित्रों स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। पांच इधर, पांच इधर, पांच इधर और पांच इधर और पांच इधर, ये 2500 को हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये तो सरल सी बातें हैं, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मित्रों हम लोग इसमें। देखिए य र ल व ये अंतस्थ दिए हुए हैं, और इसके बाद श स स ह यह उष्म दिए हुए हैं, और इसको अनुस्वार कहते हैं मित्रों। क्या कहता है? अनुस्वार, और इसको अनुनासिक। याद रहे यह दो बात। यह हमने अपने एक टेस्ट जो हम लोग लेते हैं यूपी टीजीटी के लिए जो टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट में भी इस प्रकार का एक प्रश्न हमने रखा था, और इसमें हम देखे थे कि कई भाई बहन ने इस प्रश्न को गलत भी कर बैठे थे यूपी टीजीटी के दृष्टि से। हम लोग यूपी टीजीटी का जो टेस्ट चल रहा है, तो इस चीज़ को मित्रों पुनः से ध्यान में हम लोग डाल लें कि जब इस लकीर के ऊपर मात्र एक बिंदी रहे तो क्या कहा जाएगा? ये अनुस्वार कहा जाएगा। ये चीज़ें याद रहे। और अनुनासिक किसको कहेंगे हम? जब मित्रों हम लोग इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगा ले, हो सकता है इसमें साफ आप लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन पुस्तक में है तो पुस्तक में दिख ही रहा होगा, तब हम इसको कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, और यह तो मित्रों क्या होगा? हम लोगों का विसर्ग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हम लोग चर्चा कर लेते हैं मित्रों। ध्वनियाँ की संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? ठीक है, तो मैं आप लोगों के इसमें देखते हैं कई लेखकों के, कई विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन जो कपिल देव द्विवेदी गुरु जी की पुस्तक है वह मान्य होता है, इसलिए हम उसी के अनुसार चलेंगे हम ले करके, चूँकि आयोग में उसका मान्य होता है। तो भाषा विज्ञान की जब इनकी पुस्तक उठा लेंगे तो आप लोग देखेंगे मित्रों, तो जो वैदिक संस्कृत है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो वैदिक संस्कृत है इसमें कुल मिलाकर के ध्वनियाँ कितनी होती है मित्रों? 52 ध्वनियाँ हैं वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में जब आते हैं तो 4 इसमें से जो ध्वनियाँ कम हो जाती हैं, 4 ध्वनियाँ कम हो जाती हैं, और रह जाता है मित्रों अगर लौकिक संस्कृत की हम लोग बात कर लें, जो हम लोग अब अध्ययन करते हैं। लौकिक संस्कृत अर्थात जो हम लोग अब अध्ययन करते हैं, ये इस संस्कृत की बातें कर रहे हैं, तो इसमें मित्रों 48 ध्वनियाँ रह जाती हैं। ये 52 में से 4 घट जाती हैं, 52 में से 4 घट करके 48 हो जाती हैं। चलिए मैं इस पे एक बार थोड़ा सा और भी अलग से बता दें आप लोगों को, चर्चा कर ले रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा हो ही जाए। इसमें कहते हैं मित्रों, आप लोग देखेंगे तो एक हम लोगों को इस प्रकार से भी ध्वनि दिखती है। थोड़ा मुझसे गलत लिखा गया ये, और भी स्पष्ट लिखने का चूंकि इसका तो आदत है नहीं, है ना। इस प्रकार से एक ध्वनि होती है, और एक ध्वनि मित्रों वही भी इसी प्रकार से रहेगी, लेकिन यहाँ पर ह बना रहता है। ये दोनों ध्वनियाँ, और एक जो जिह्वा मूली है और उपध्मानी है ना, जिह्वा मूली जो है और मित्रों क्या है? उपध्मानी। ये दोनों ध्वनियाँ गायब हो गई। कब? जब लौकिक संस्कृत में आई तब,
तो यह 4 ध्वनियाँ गायब हो गई, 1 2 3 और ये 4 ध्वनियाँ जीवा मूली पद्मानी दोनों प जो होते हैं हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो वैदिक संस्कृत में जहाँ पर 52 ध्वनियाँ थी वहाँ पर घट करके मित्रों कितनी ध्वनियाँ हो गई, 4। चूंकि जो विसर्ग जब आ गया ना, ये जीवा मूली और पद्मानी जो विसर्ग है मेरा, इसी से काम चल जाता है इन दोनों का। तो विसर्ग के इसलिए इन दोनों के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसलिए इन दोनों को लुप्त हो गया। ऐसा डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी गुरु जी की भाषा विज्ञान में लिखा हुआ एक चीज हम बता दे रहे हैं। और अलग में जाएंगे तो कहीं पर मित्रों यह भिन्न भी मिलेगा। जैसे अब बात कर लें पाणिनि व्याकरण की, उसमें जाएंगे तो 63 प्राप्त होता है। तो ये मत कहिएगा कि गुरु जी आप तो बताए थे 48, हमने लिख दिया उस तरीके से 63 दिया था, 63 से ही मान लिया, तो ठीक है, वो पाणिनि व्याकरण का हुआ। ठीक है, ये हम जो बता रहे हैं एक कपिल देव द्विवेदी गुरु जी के पुस्तक के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ध्वनियाँ हैं टोटल, 48, और ये तो उनके अनुसार है। अच्छा, अब इसमें भी मित्रों ह्रस्व दीर्घ प्लुत यम मान लेते हैं। पाणिनि व्याकरण में जब हम लोग जाएंगे उसमें देखेंगे, ध्वनियों को पढ़ेंगे तो यम को भी गिन लेते हैं वो। ठीक, तो जैसे कूच ऊँट तो उसको भी गिन लेते हैं, 5 वहीं बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग, अब इस पे अगर हम जाएंगे मित्रों तो हमको लग रहा है कि ये क्लास ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग इतना है कि इसको याद रखते हैं। आयोगवाह कितने होते हैं, उसमें 8 दिए हुए हैं। कितने आयोगवाह दिए हुए हैं, 8। तो हम लोग उधर जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, हमको लग रहा है तब ये क्लास छूट जाएगी पीछे, है ना। इसलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये तो इतना क्लियर हो गया कि अनुस्वार किसको कहते हैं, अनुनासिक किसको कहते हैं, विसर्ग तो हम लोग जानते ही हैं, बस यहीं पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो फाइनल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सूचना। सूचना है, देखिए क्या, ये तो हम सभी प्रायः लोग जानते, बस एक बार पढ़ लें ताकि क्रम बना रहे। सूचना क्या है कि वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है क च ट त प। ठीक, और द्वितीय अक्षर का है अर्थ ख छ ठ थ फ, और तृतीय का है ग ज ड द ब, चतुर्थ का है घ झ ढ ध भ। अर्थात हम कह दिए, ये ऐसा इन्होंने मित्रों लिख दिया पंचम का यमंगणनम, कि अगर हमने कह दिया वर्ग का प्रथम अक्षर लिखो तो जो 5 वर्ग है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मित्रों, उसका पहला क च ट ठ ड ढ का पहला ट, त थ द ध न का पहला त, और प फ ब भ म का पहला प। हमने कह दिया वर्ग का प्रथम अक्षर। याद रखिए मित्रों, वर्ग का प्रथम अक्षर, तो हर वर्ग के प्रथम अक्षर को रखेंगे हम। और जब हम कह दें वर्ग का द्वितीय अक्षर, तो हम हर वर्ग के द्वितीय अक्षर को रखेंगे। ख छ ठ थ फ, हर वर्ग के द्वितीय अक्षर को रखेंगे, है ना। उसी प्रकार से तृतीय कह दिया गया तो क ख ग तीसरा हो गया, च छ ज ये भी तीसरा रख लेंगे, ट ठ ड ये भी तीसरा, त थ द ये भी तीसरा, प फ ब यह भी तीसरा रख लेंगे, राइट। उसी प्रकार से पंचम अर्थ में हो गया ना। अब आगे है कि संधि नियमों में प्रथम द्वितीय आदि के स्थान पर क्रमशः 1 2 3 4 5 गिनती दी जाएगी, क्योंकि मित्रों यह वर्ण की थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये संधि में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब संधि की भी आगे संधि भी पढ़ना है हम लोगों को, इसमें संधि पढ़ना है, कारक पढ़ना है, समास पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, कत कत वतु सत रिसाना चेष्टन, इन सब प्रत्यय मित्रों इसका हम लोगों का अध्ययन करना है। सब लगा करके वाक्यों को बनाना है, अनुवाद करना है। तो इन सब का जब हम लोग अध्ययन करेंगे, संधि का अध्ययन करेंगे, तो उसमें 1 2 3 4 5 यह आएगी आवश्यकता कि हर वर्ग का प्रथम, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इंगित कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब नियम 8 आ जाइए इस नियम पर मित्रों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है, तो हम लोग जरा इसको आराम से अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षा में पूछा जाने वाला नियम है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या है नियम। नियम 8 है कि स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में
द्वितीया होती है खेद पूर्वक स्मरण में, षष्ठी होती है देखो अभ्यास 14, जैसे पाठम स्मृति ईश्वरम स्मृति। ये बातें इतनी दी है मित्रों, फिर कह रहे हैं कि इसका अगर देखना है तो आप अभ्यास 14 में देख लें। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मित्रों हम लोग यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, फिर वहां पर जब आएगा तो वहां पर भी चर्चा कर लिया जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो यहां से अगर क्वेश्चन मार्क अगर दिमाग में बना रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह बने रहेंगे तो वहां समस्या होगी। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। चूंकि यहां पर बात मित्रों कपिल देव द्विवेदी गुरु जी ने इसलिए कहा क्योंकि स्मृति धातु स्मृति स्मृता स्मरन्ते ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोग यह ना कन्फ्यूजन में हो जाए यार, स्मृति में स्मृति में कह रहे हैं कि यह द्वितीया लगती है और जबकि स्मृति में षष्ठी भी होती है। तो पहले बात हम लोग समझ ले, कह दिए जब साधारण स्मरण में द्वितीया होती है। ये तो पाठ कर्म हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसी को ही समझ लेते हैं जो यह दिया हुआ है कि बालक पाठ को स्मरण करता है, पाठ को स्मरण करता है, स्मरण करता है। अब जरा बताइए यहां पर कि यह स्मरण कर रहा है तो साधारण अर्थ में कर रहा है, ऐसा थोड़ा है कि दुखी होकर के स्मरण कर रहा नहीं। हो तो आप लोग जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो जोर जबरदस्ती कोई थोड़ा है, खुशी प्रसन्न मन से स्मरण कर रहे हैं। तो साधारण अर्थ में होगा। कौन से अर्थ में होगा मित्रों? साधारण अर्थ में। तो हमारा स्मरण करता है जो यह क्या हो गया है, यह हमारा हो गया क्रिया। यह जो हो गया मित्रों हमारा क्रिया, और यह क्या हो गया हमारा कर्म, ठीक। और यह क्या हो गया हमारा कर्ता। तो कर्ता में तो मित्रों कौन सा होगा? कर्ता में तो हमारा होगा ही होगा प्रथमा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? बालक कर लिया। बालक कर्म में द्वितीया होती है, कर्म में द्वितीया होती है तो द्वितीया होगी, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको। तो हम कर देंगे पाठम। क्या कर देंगे? पाठम। अब स्मरण करता है जो क्रिया है तो हमारा क्या हो जाएगा? स्मृति। अब जरा बताइए यहां पर तो कोई भी नई चीजें नहीं है कि बालका पाठम स्मृति। कर्म है, कर्म में द्वितीया होती है, कर्ता में प्रथमा होती है, तो क्रिया है, ये कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि इसमें खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी होती है। लेकिन जब यही हम दुखी मन से किसी को या कष्ट में हो करके किसी को रोते हैं हम लोग मित्रों, कोई चोट लग जाती है, तो उस समय अगर हम मम्मी को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपने इष्ट देवी देवता जिसको भी याद करते हैं, पिता को याद करते हैं, तो हमारा मित्रों खेद पूर्वक स्मरण होगा। वह हमारा साधारण में स्मरण नहीं आएगा, वह किस में हो जाएगा? खेद पूर्वक स्मरण हो जाएगा। तो करें ऐसे स्थानों पर आप कौन सा लगाएंगे मित्रों? षष्ठी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम उसका यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ये देख लेंगे तो हमको लग रहा है कहीं पर स्पष्ट हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर रहेगा, ठीक। अब तो इतना जगह बना लिए, यहाँ पर देख सकते। तो मित्रों हम लोग इसको सूत्र से थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर सूत्र से अगर हम लोग इसको समझ लेंगे ना, तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट पानी की तरह हो जाएगा, कभी भी आप लोगों का जीवन भूलेगा नहीं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर समय लेना चाहेंगे आप लोगों का। चलिए देखते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? अधिगर्थ दैसाम कर्मणि, दैसाम कर्मणि, यही है मित्रों, ठीक है। तो ये सूत्र हमारा क्या कहता है? पहले सूत्र को समझ लेंगे तो द्वितीय षष्ठी अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। यह सूत्र कहता है कि मित्रों अधि उपसर्ग के साथ इक धातु हो, अधि उपसर्ग के साथ इक धातु हो, अर्थात यह जब मिला लेंगे मित्रों तो कह देंगे अधिक। क्या बन जाएगा हम लोगों का? अधिक, यह बन जाएगा। ठीक। और इसके बाद कहते हैं अधि उपसर्ग के साथ एक धातु हो, अर्थ, अधिक अर्थ, क को ग हो क्या है?
अधिक अर्थ और इसके समान अर्थ में अन्य भी धातुएं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कहते हैं दय, ठीक, इसके बाद कह दिया इन्होंने दय धातु को ले लीजिए। अब इसके बाद इन्होंने कह दिया एक और धातु को ले लीजिए कि इस धातु को ले लीजिए। इन तीन धातुओं के साथ, इन तीन धातुओं के 1 2 3 धातुओं के कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाती है मित्रों? षष्ठी। कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बात स्पष्ट हो गई। देखिए सूत्र कितना स्पष्ट है कि अधि उपसर्ग को लगा रहा है लेकिन एक धातु के साथ, बस इन दोनों के साथ भी जोड़ना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अधिक, और कहते हैं कि इसके समान जो अन्य अर्थ देने वाली धातुएं हैं उनको भी, ठीक है। और दय का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों? दान देना। और इसका क्या हो जाता है मित्रों? उपयोग। इसका क्या अर्थ हो जाता है हम लोगों का? उपयोग। तो कह रहे इस दान देने और इस उपयोग देने, और अधिक का मित्रों अर्थ होता है स्मरण करना। इसी के समान अर्थ करने में स्मृति धातु भी हमारी हो जाती है। इसलिए चूंकि जो अधिक जो अर्थ देता है स्मरण करना, वही अर्थ हमारी जो है कि स्मृति धातु भी देती है। याद रहे कि इस सूत्र में कहीं भी स्मृति का चर्चा नहीं है, ठीक है। बस चर्चा है अधिक धातु और इसके समान अर्थ देने वाली धातुओं में, और दय धातु यहां पर समान अर्थ नहीं लगा है, और इन तीनों धातुओं में के कर्म में षष्ठी हो जाती है। यही बस बातें बताते हैं। तो अधिक के समान ही जो अर्थ अधिक धातु देती है वही समान अर्थ कौन? स्मृति धातु भी देती है। इसलिए अब यहां का तो मित्रों हो जाएगा जैसे हम लोग कह दें सर्पीसो दयनम, कह दें क्या? सर्पीसो दयनम। घी संबंधी दान, घी संबंधी दान या घी का दान देना, ठीक। तो यहां तो हमारा सर्पिस में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई मित्रों? षष्ठी विभक्ति हो गई, राइट। ये तो इसके लिए ये हमारा जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे उसका विषय नहीं है। ये तो बात की बात है, जब पढ़ा जाएगा तो उसको देख लिया जाएगा। फिलहाल इसका यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये संदर्भ बस हमने प्रसंग बस चर्चा कर लिया। अब बात आ गई मित्रों स्मृति। स्मृति यानी कि स्मरण करना, स्मृति यानी कि स्मरण करना। तो अधिक का जो अर्थ हो गया स्मरण करना, याद करना, वही स्मृति का हो गया। इसके समान अर्थ जब ये धातु दे रही है, इसलिए जब हम कह देंगे मातुः, क्या हम लोग बोल देंगे कि मातुः स्मरति, मातुः स्मरति। अब अगर इसका हिंदी लिखा जाएगा मित्रों तो हिंदी क्या हो जाएगा हम लोगों का? ही हो जाएगा क्या? माता को स्मरण करता है, माता को स्मरण करता है। स्मरण करता है, हो गया, राइट। अब जरा देखिए कि अगर देखा जाए तो हम यहां कहा दे बालक को भी जोड़ लें। तो अब देखिए बालक हमारा क्या हुआ? कर्ता। बालक हमारा क्या हो गया? कर्ता। और ये हमारा माता, ये माता क्या हो गई? हमारी कर्म। और ये स्मरण करना क्या हो गया? हमारा क्रिया। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था? इस कर्म में षष्ठी विभक्ति, इस कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी। कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी? द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी कर्म में, लेकिन हमारी द्वितीय न होकर के मातु अर्थात कौन सा लग गया? हमारा षष्ठी विभक्ति। वो इसी सूत्र का देन है। किस सूत्र का देन है? इसी सूत्र का कि अधिक, जबकि इसमें स्मृति धातु मित्रों परिगणित नहीं है, लेकिन यहां पर कह दिए कि इसके समान अर्थ देने वाली अधिक अर्थ कह दिया है। इसलिए इसी के जो अर्थ अधिक देता है वही अर्थ स्मृति भी देगी। इसलिए हमने स्मृति धातु को भी सूत्र के अनुसार शामिल कर लिया। तो ऐसा नियम पाणिनि, आचार्य पाणिनि ने बना दिया। तो क्या हो गया कि जब जब स्मृति धातु का योग बनेगा उसके कर्म में द्वितीय न हो करके षष्ठी हो जाएगी। बस शर्त इतना ही है कि वह खेद पूर्वक याद करे। जैसे चोट लग गया, माँ, हमने कह दिया माँ,
तो उस समय हमको मम्मी याद आ जाती है। और मान लेते चोट लग भी गया है तो प्रायः होता है मित्रों कि जब हम लोगों को चोट लग जाती है, अगर उसको उस चोट को धुलना हो, पोंछना हो, पट्टी करनी हो, ठीक है, तो माँ बड़ा, तो उस समय माँ की याद आती है ना माँ की याद कि काश माँ रहती तो हमारा ये आज पट्टी वट्टी कर देती, हम लोग अकेले यहाँ पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर मित्रों जब हम लोग माँ को याद कर रहे हैं तो स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? खेद पूर्वक कर रहे हैं मित्रों। वहाँ पर हम प्रसन्न मन से नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसे हम खेद पूर्वक स्मरण करेंगे तब कहेंगे मातुः स्मरति, माता को स्मरण करता है। अगर कोई भी मित्रों, चाहे आप साहित्य पढ़ रहे हो, चाहे अनुवाद कर रहे हो, और चाहे आप लिख रहे हो संस्कृत, चाहे बोल रहे हो, अगर आपने मातुः का प्रयोग कर दिया षष्ठी का, तब हो गया कि आप उसको दुख से याद कर रहे हैं, खेद पूर्वक याद कर रहे हैं, कष्ट पूर्वक याद कर रहे हैं। और अगर आपने यहाँ पर अगर द्वितीया न, अरे षष्ठी न लगा करके अगर आपने यहाँ पर द्वितीया लगा दिया, तब अर्थ दे देगा कि प्रसन्नता पूर्वक याद कर रहा है। पुत्र तो याद कर रहा है लेकिन प्रसन्नता पूर्वक याद कर रहा है। आगे बातें समझ में? तो यही बात है मित्रों। अब हम समझते हैं कि खैर ये तो दान देना, उपयोग करना है ना, सर्पीसो ये दैनम, सर्पीसो स्नम, इसी का हो जाएगा ना, सर्पीसो स्नम, ये तो मान लेते हैं हो गया सर्पीसो स्नम। इन दोनों के योग में षष्ठी, और याद रहे ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। मातु स्मृति लिख करके कि मातु में किस सूत्र से षष्ठी हुई है, तो एकदम मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए कि मातुः में जो षष्ठी हुई है वह ईसी अधिगर्थ दैसाम कर्मणि सूत्र के द्वारा षष्ठी हुई है। नो डाउट पूछता है परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न, ठीक है, कि मातुः स्मृति में किस सूत्र से षष्ठी हुई है? तदिगर्थ दैसाम कर्मणि सूत्र से षष्ठी हुई है। वहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है कि नहीं कि से षष्ठी लगा दें, चाहे ये चीज़ लगा दें, नहीं। अच्छा, ये संबंध की विवक्षा हो जाती है वहाँ पर, इसलिए ऐसा षष्ठी होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम समझते हैं मित्रों, ये हम सभी लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि द्वितीया कब लगती है, किस अर्थ में, और षष्ठी कब लगती है, किस अर्थ में। ठीक, तब हम लोग आदेश हो तो अब आगे बढ़े। चलिए अब आगे तो हमको लग रहा अब है नहीं, खत्म हो गया। ठीक, तो चलिए एक बार इसको ये पुनः यहाँ पर देख लेते हम लोग क्या है। जैसे पाठम स्मृति स्वरम स्मृति, पाठ को स्मरण करता है, ईश्वर को स्मरण करता है। हम एकदम प्रसन्न मन से बैठ गए हैं, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं मित्रों। तो हम कष्ट में थोड़े याद कर रहे हैं, दुख में थोड़े याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों की द्वितीया हो गई, कर्मणि द्वितीया से कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब आइए मित्रों हम लोग बढ़ते हैं आगे, इस अभ्यास की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, इस अभ्यास को थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर जो इस संस्कृत बनाओ वाला जो ये गृह कार्य है, एक प्रकार से कह लें अभ्यास कार्य है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। उसको हम लोग अगली कक्षा में इसके उत्तर को देखेंगे, अभ्यास कार्य का मिलान कर लेंगे। बस इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या हम लोगों का उदाहरण वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। क्या हो जाएगा? अहम पठामि, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। हम दोनों का कितने वचन है? द्विवचन है। हम दोनों का प्रयोग किस पुरुष में होगा? उत्तम पुरुष में होगा। हम दोनों का तब क्या हो जाएगा? आवाम, अहम, आवाम, अहम, आवाम, द्विवचन हो गया। अब रह गई बात क्रिया कितने वचन की होगी, किस पुरुष की होगी? तो क्रिया भी मित्रों उत्तम पुरुष की होगी और जो है कि द्विवचन की होगी। ठीक है, तो आवाम पठामह द्विवचन उत्तम पुरुष में प्रयोग हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामह, वयम विद्याम पठामह, हम सब विद्या को पढ़ते हैं। इस प्रकार से कर लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। हम सब विद्या पढ़ते हैं, चाहे हम सब विद्या को पढ़ते हैं। ठीक, अहम कन्याम पश्यामि, हम कन्या को देखते हैं, मैं कन्या को देखता हूँ, मैं कन्या को देखता हूँ। क्योंकि मित्रों हम कितने वचन हैं? एक वचन। तो पश्यामि भी कितने वचन हो जाएगा? एक वचन। मैं कन्या को देखता हूँ। आवाम क्रीडाम, हम सब खेल को, पश्यावह मने देखते हैं, हम सब खेल को देखते हैं।
अहम पुष्पम जिघ्रामि, हम सब पुष्प को देखते हैं। वयम जलम पिबामः, हम सब जल को पीते हैं। वयम अत्र तिष्ठामः, हम सब यहाँ बैठते हैं। अहम कथाम स्मरामि, हम सब कथा को स्मरण करते हैं। तो कथा को मित्रों यहाँ पर प्रसन्न मन से स्मरण कर रहे होंगे, दुखी मन से तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब इसके ये सब अभ्यास कार्य मित्रों आप लोग कर लीजिएगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा कल की कक्षा में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यह शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य और नियम को देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है? ये रहा, अहम स्थामि। अहम स्थामि बनता ही नहीं मित्रों, क्या बनेगा? अहम तिष्ठामि। जैसा कि हमने कहा था अभी, क्या हम लोगों की चर्चा हुई थी? चर्चा यही हुई थी हम लोगों की कि स्थामि, स्थावा, स्थामा, स्था, ऐसे नहीं रूप चलता है। तिष्ठ, इसका रूप कैसे चलता है? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठत, तिष्ठामि। तो ये इसके संबंधित त्रुटि मित्रों, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तिष्ठामि। वयम दृश्यामः नहीं बनता, दृश्यति, दृश्यता नहीं चलता, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति चलता है। इसलिए क्या बन जाएगा? लट लकार में वयम पश्यामः। हम लोग मित्रों सिर्फ लट लकार का ही अध्ययन कर रहे हैं। पुस्तक में कपिल देव द्विवेदी गुरु जी ने पहले ही कह दिया है। वयम घ्रामः, तो घ्रामा नहीं बनता भाई, घ्रा के पहले जी लगाना ना भूलें, जिघ्रामः बनता है। यहाँ पर बस यही धातु रूप संबंधी है अशुद्धियाँ। और उसके बाद है अहम जलम पामी। पामी, पा धातु का पामी नहीं बनता है, पिबामी बनता है, ये याद रहे। वयम सदामः, सदामा नहीं बनता, सद धातु, भले सद धातु, धातु तो मित्रों सद है, धातु तो यहाँ पर पा है, लेकिन रूप इस तरीके से नहीं चलता। सीदामी, सिदावह, सिदामः। अब वयम बहुवचन है, तो यह भी कितने वचन हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब आगे मित्रों इसमें सब दिया हुआ है अभ्यास कार्य। तो ये अभ्यास कार्य आप लोग शुद्ध करो तथा नियम ये बनाओ, ये सब अध्ययन ये कर लीजिएगा। तब इसकी चर्चा मित्रों हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे अब, ठीक है। उसके बाद तब अभ्यास 4 को देखा जाएगा। और ये मित्रों जो पिछली कक्षा की वीडियो थी और जो PDF था, वो दोनों की हमने जो है कि ऐप में डाल दिया है। आप लोग इस ऐप में जाएंगे, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। आप लोगों को हमने कह दिया है कि ये 300 रुपये के TGT का जो संपूर्ण कोर्स है, दिवाली बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। आप लोगों को इसी में सब मटेरियल एक जगह, इसकी PDF संपूर्ण आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए ये PDF आप लोग इसकी संपूर्ण यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसी में उसको मैंने डाल दिया है। और इसकी कक्षा की वीडियो भी आप लोग चाहें तो यहाँ भी बाद में भी देखने चाहेंगे तो बाद में अब वहाँ पर नहीं प्राप्त होगी, आप लोग यहाँ पर उसको जा कर के अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और कुछ हमारे भाई बहनों के एक और बात आ रही थी पुस्तक के लिए। तो ये पुस्तक के लिए कि सर इस पुस्तक को ऑर्डर कैसे करें, तो हम आप लोगों के जो 9 ग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी की जो हमारे द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक है मित्रों, इसमें यह 9 ग्रंथ हैं जो LT के दोनों, यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों कि यह LT के ये दोनों ग्रंथ हैं। और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम, नीति शतकम, किरात और सुकनास और शिवराज, ये हमारे 7 ग्रंथ हैं। तो ये टोटल इसमें 9 ग्रंथ शामिल हैं। और कुछ लोग कमेंट्स भी करते रहते हैं सर इस 9 ग्रंथ में बस छोड़ के है क्या? हमने अभी आज मेरे पास एक फोन है कि सर हमने इस पुस्तक को एक लिया था, उसमें सारे श्लोक नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसे प्रायः सभी लोग इस पुस्तक के बारे में लगभग लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मित्रों उनको बता दें कि इस पुस्तक में सब कुछ मिलेगा, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले तो इन 9 ग्रंथ के जितने भी ये सब 9 ग्रंथ है मित्रों, 9 ग्रंथ के आप लोगों को भूमिका मिलेगी, विस्तृत भूमिका, जो कि कहीं उस तरीके से आप लोगों को व्यवस्थित रूप में मिलने वाली नहीं है। ये विस्तृत भूमिका, इसके बाद इसका प्रथम अध्याय का प्रथम ओनली जो LT के सिलेबस में है, और श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय। तो सभी प्रकार सभी उस श्लोक, उनका प्रसंग, संदर्भ,
व्याकरणात्मक टिप्पणी, हिंदी अनुवाद, व्याख्या, उसमें जो कृदंत हैं, शब्द समास हैं वो सब, प्लस संभावित प्रश्न और जो विशेष उसमें क्या है वह सब मित्रों इसमें आप लोगों को प्राप्त होंगे। और सभी संपूर्ण है यह, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। नहीं तो कह रहे थे सर क्या बस मूल रहेगा या फिर छोड़ दिया जाएगा, तो हम बता दें आप लोगों को इसमें सब कुछ प्राप्त होगा, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ये तो देखिए कठोपनिषद चला, सबसे पहले हमने कठोपनिषद ही रखा है। तो भूमिका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भूमिका के बाद संपूर्ण भूमिका प्राप्त होगी। उसके बाद एक एक श्लोकों का, एक एक मंत्रों का मित्रों यहाँ पर शांति पाठ यहाँ से शुरू होता है और एक एक मंत्रों का, एक एक श्लोकों का आप लोगों का यहाँ से अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि एक एक मंत्र आप लोगों को क्रमशः, एक भी मंत्र इसका छोड़ा नहीं गया, जो सिलेबस में पूरा लिखा गया है। पहले मंत्र, इसके बाद इसका शब्दार्थ, एक एक शब्दों के शब्दार्थ, इसके बाद मित्रों इसका अनुवाद, उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी, और इस व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद आपको क्या मिलेगा इसमें, इसमें जो विशेष हैं वो मिलेगा। विशेष यहीं पर होगा, हेडिंग विशेष मिलेगा, ये रहा विशेष। इसमें बाज सर्वस है, ह है, इन सबों का अर्थ क्या क्या है। अब इसके बाद इसमें नचिकेता है, इसका क्या अर्थ है, सर्ववेदस है तो इसका क्या अर्थ है। इसके बाद आप लोगों को प्राप्त हो गया यहाँ पर संभावित प्रश्न। ठीक है, और इस पुस्तक को मित्रों आप लोग मंगा सकते हैं, वैसे फ्लिपकार्ट पर भी है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद नहीं तो ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप लोग फ़ोन करके इस नंबर पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये जो 2 नंबर आप लोगों को दिख रहा है, 2 में से किसी नंबर पर ऑफिस टाइम में फ़ोन करके, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं लेकिन ऑफिस टाइम अगर करेंगे तो बेहतर होगा, करके या व्हाट्सएप पर करके उनसे फ़ोन करके, ये प्रकाशन का नंबर है, AGP बुक्स पब्लिकेशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई है, तो वहाँ से इस पुस्तक को आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं अभ्यास 2 के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि, नमो नमः।